हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। तो संभव टेस्ट 40 का चलिए क्वेश्चन नंबर पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो देखिए, संतान प्रथम पृथक शिलालेख में ये बात कही गई। और अशोक जो है एक राजा भी था, उसके लिए सभी मनुष्य एक बराबर होना चाहिए, इसे यानी कि सभी मनुष्य उसकी संतान के बराबर होने चाहिए। देखिए, एक एक का कूट भी है बेटा, यानी कि बेटा क्या होता है, संतान ही होता है। तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, किस में है, प्रथम पृथक शिलालेख में। आपको याद रहेगा। इसमें कभी कभी ये अगर ये पूछ ले कि अशोक के किस पृथक शिलालेख में या अशोक के किस अभिलेख में ये कहा गया है कि पशु हत्या व उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि किस अभिलेख में ये वर्णन है कि पशु हत्या और उत्सव समारोह नहीं मनाना चाहिए या पशु हत्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी आपका प्रथम पृथक शिलालेख में आ जाएगी। पांचवें की अगर बात करें तो पांचवें में देखिए, अशोक के शासनकाल के जो 14वें वर्ष के दौरान अशोक ने धर्म महामात्रों, ठीक है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की का वर्णन है, मतलब धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसे कहीं कहीं धर्म महामात्यो भी लिखा रहता है या धर्म महामात्रो। तो देखिए, 5 का कूट क्या होता है, पत्नी। पत्नी को अशोक ने पत्नी से क्या कहा कि आप जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति करिए, और वो भी कितने वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए। राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था। द्वितीय की अगर बात करें तो द्वितीय में देखिए, अशोक ने जो दक्षिण सीमा में स्थित राज्य थे उनका उल्लेख किया गया है इस अभिलेख में। जैसे चोल है, चोल आपके हो गए, पांड्य हो गए, और सत्यपुत हो गए, केरल पुत हो गए। इस तरीके से जो है कई राज्यों का वर्णन किया गया है। इसमें आप हमें ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के द्वितीय पृथक शिलालेख में किन किन राज्यों का वर्णन किया गया है, तो आपको चोल, पांडे मिलेगा। अगर इन्हीं के साथ मिल जाए चेर, तो ध्यान रखिएगा इसमें चेर नहीं है। जैसे एक साथ पढ़ा जाता है ना ज़्यादातर, चोल चेर पांडे, तो आप चेर नहीं है, इसमें सिर्फ चोल और पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 91। किस संविधान संशोधन के अनुसार 39B और 39C में उल्लेखित निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, आपका इसमें आंसर रहेगा 425 संविधान संशोधन, ये आपका सही है। इसमें ये हुआ क्या था, ये 1971 में ये संशोधन हुआ था, और इसमें जो है संपत्ति से संबंधित जो अधिकार था, आर्टिकल 31 को संशोधित करके ही इसमें 31C जोड़ा गया था। और जो संपत्ति के सार्वजनिक दृष्टिकोण से अर्जन और उसके मुआवजे राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बताता है। यानी कि 39B और 39C आपका क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। इसीलिए इनको आर्थिक और सामाजिक न्याय का दस्तावेज भी कहा जाता है, और इन्हें लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को मतलब सीमित कर दिया जाता है। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई सड़क बनती है, उसके चारों ओर घर होते हैं, आपने लोगों ने देखा होगा। जैसे कहीं पर मुआवजा ज़्यादा दिया जाता है, किसी स्थान पर, वो जगह जगह की बात है, और किसी स्थान पर मुआवजा कम दिया जा रहा है और कहीं बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है, तो ये लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। या फिर और आसान भाषा में अगर आप समझना चाहिए, मान लीजिए कि ये आपका खेत है और इसमें तेल का कुआं निकल जाए, तो सरकार इस ज़मीन को पूरे को अधिग्रहण कर सकती है। आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा खेत है और यहाँ से कुआं निकला है और ये कुआं तेल का जो है हमारा ही है, सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से 39B और 39C आपको मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 92 पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी आपको मसूरी को कहा जाता है। देखिए, मसूरी के चारों तरफ जो है पहाड़ ही पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में मसूरी स्थित है, इसलिए इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला
समायोजन क्या कहलाता है? देखिए, ऊपर की ओर होने वाला समायोजन विनिमय प्रसार कहलाता है। इसमें होता है क्या है कि जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है और एक होती है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। स्थिर की बात करें तो सरकार और केंद्र इसको नियंत्रित करती है, और परिवर्तनशील आपकी जो है मांग और पूर्ति पर निर्भर है, यानी कि बाजार की क्रियाओं पर निर्भर है। अब सरकार क्या कर सकती है, यानी कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार और केंद्रीय जो बैंक है ये क्या कर सकते हैं, या तो अवमूल्यन कर सकते हैं या अधिमूल्यन कर सकते हैं। और इस का जो है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे अवमूल्यन समझ लीजिए, नॉर्मल स्थिति से समझिए, मान लिया $1, आपका $1 का कोई सामान खरीदने में आपको 60 रुपये लगते हैं। तो अगर सरकार अवमूल्यन कर देती है तो आपको $1 का कोई भी सामान खरीदने में कितना लगेगा, 70 रुपया लगेगा। और इसी तरीके से अगर सरकार अधिमूल्यन कर देती है तो $1 आपको खरीदने में कितना लगेगा, 50 लगेगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जो है आपकी पैसे की वैल्यू तो बढ़ी, यहाँ पे आपकी पैसे की क्या हो गई, वैल्यू बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। वैल्यू घट गई तभी ना ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए। तो ये स्थिति होती है। उसमें पूछा गया है कि बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा ऊपर की ओर निर्धारित होने वाला समायोजन, यानी कि ऊपर की ओर निर्धारित होने वाला समायोजन क्या कहलाएगा, आपका विनिमय प्रसार कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ताओं के रूप में जाना जाता है? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को यानी कि उत्तरी अफ्रीका में एक स्थान है मोरक्को, वहाँ के रहने वाले थे। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो पूछा जाता है, रेहेला। ये आपकी अरबी में लिखी हुई बुक है और इसमें यात्रा वृत्तांत है, यानी कि यात्रा का वर्णन किया गया है। 7500 मील की लगभग यात्रा का इस बुक में वर्णन है। तो देखिए भ्रमणकारी खोजकर्ता पूछा गया है, और रेहेला को आपको अगर याद है तो यात्रा वृत्तांत है इसमें, यानी कि ये भ्रमण कर रहे थे इसलिए इन्होंने अपनी यात्रा का पूरा समायोजन रेहेला में किया है। अगर हम बात करें जियाउद्दीन बर्नी की, तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो है MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है इनके दरबारी कवि थे ये। और इन्होंने अगर पुस्तकों की बात करें तो इन्होंने अपनी ज़्यादातर पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखी है, और इन्हीं के समय में ये जेल भी गए थे। और जब ये जेल में गए थे तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक की तारीफ़ में बुक लिखी थी, मतलब जैसे खूब उनकी तारीफ़ बघारी, जिसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही। तो देखिए आप ये खास भी है, तो इस कैसे आप याद कर लेंगे। बर्नी ने जो है फिरोज शाह तुगलक की तारीफ़ में क्या लिखी, तारीख ए फिरोज शाही। तारीफ़ में क्या लिखी, तारीख ए फिरोज शाही। दूसरा एक इनकी बुक है फतवा ए जहादारी, ये भी आप याद रखिए, लेकिन तारीख ए फिरोज शाही ज़्यादा खास है। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो देखिए अमीर खुसरो का कई बार जिक्र भी हो चुका है, लेकिन इनका जन्म जो है पटियाली कासगंज यूपी में हुआ है। पटियाली जो है जगह है एक कासगंज में, और कासगंज मथुरा के आसपास पड़ता है। मथुरा तो सभी ने सुना होगा, तो मथुरा के आसपास पड़ता है, आगरा मथुरा की। तो ये वहीं के इनका जन्म है। इनको जो है पहेली और मुकरी के लिए जाना जाता है, यानी कि ये पहेली और मुकरी करते थे, और इनको खड़ी बोली का आविष्कारक भी माना जाता है, यानी कि खड़ी बोली का श्रेय इन्हीं को जाता है, खड़ी बोली का अगर हम देखें। और ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी का शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। इससे पहले जितने भी मुस्लिम कवि थे वो ज़्यादातर उर्दू का यूज़ करते थे, उर्दू फारसी का यूज़ करते थे, लेकिन अमीर खुसरो को ये भी श्रेय जाता है कि ये प्रथम मुस्लिम कवि थे ऐसे जो इन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर किया। और दूसरे इनका एक खास बात है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पे, आपके ऑप्शन यही सब रहे और क्वेश्चन रहे कि निम्नलिखित में से किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो आपका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 95 क्वेश्चन, हॉलमार्क से पहचान की जाती है। देखिए हॉलमार्क से शुद्धता मापी जाती है सोने की भी और चांदी की। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, उपयुक्त दोनों। और सोने की शुद्धता की अगर हम बात करें तो ये 2000
से लागू होता है हुआ है हॉलमार्क, और ठीक 5 साल बाद यानी कि 2005 से चांदी पर लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम लोकसभा चुनाव के समय 14 राष्ट्रीय दल थे, एकदम सही है। और इस टाइम वर्तमान की अगर हम बात करें तो 8 है। और क्षेत्रीय दल की अगर हम बात करें तो 53 है। क्षेत्रीय दल से आप राष्ट्रीय दल याद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही क्षेत्रीय दल को जोड़ेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे, 5 3 8, तो आपके राष्ट्रीय दोनों इस तरीके से याद रहेंगे। राष्ट्रीय दल को आप एक बार जरूर देखिएगा, जैसे बीएसपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, और टीएमसी है, एनपीपी है, एनसीपी है। इस तरीके से आपके 8 राष्ट्रीय दल है। क्षेत्रीय विकास परिषद की अगर बात करें तो इसका गठन कहा गया है कि 1986 में हुआ। ये आपका गलत है, ये 1986 में नहीं, 1956 में हुआ। और वर्तमान में अगर हम क्षेत्रीय विकास परिषदों की बात करें कि वर्तमान में कितनी है, तो 6। देखिए, सिमिलरिटी है, 1956 में ये होता है और कितनी है इसकी स्थापना होती है, और कितनी क्षेत्रीय विकास परिषद है, तो ये 6 है। ठीक है, 56 का कूट होता है स्वीट, तो आपके क्या है, क्षेत्रीय विकास परिषद कैसी है, मीठी है, स्वीट है। और 57 का आप सब जानते हैं, 56 से आप जब भी जोड़ेंगे तो इसको क्षेत्रीय विकास परिषद कैसी है, यह क्षेत्रीय विकास परिषद में मिठाई बांटी गई। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1976 में नहीं होता है, आपका ये होता है 1961 में। देखिए, आपको एकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए एक परिषद का गठन करना होगा, और ये एक राष्ट्रीय एकता परिषद क्या करेगी, सबको सेव बांटेगी। 61 का एप्पल, राष्ट्रीय एकता परिषद क्या करेगी, सबको सेव बांटेगी, तभी ना एकता बढ़ेगी। जब सब लोगों को आप समान रूप से सेव बांटेंगे तभी एकता बढ़ पाएगी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम पेप्सू विनियोग विधेयक पर वीटो किया, तो पेप्सू विनियोग विधेयक पर वीटो किया, ये एकदम सही है। आपका ऑप्शन 1 और 4 सही हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पेप्सू PEPSU, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, ये 1951 में हुआ था, तो पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सुरमा घाटी स्थित है। देखिए, सुरमा घाटी की अगर हम बात करें तो सुरमा घाटी असम में स्थित है। ये देश की सबसे पुरानी तेल पेटी दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक जो है, यानी कि देश की सबसे पुरानी तेल पेटी कहाँ फैली है, दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक फैली है, यानी कि दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक फैली है। और जो कि किस में है, जो ये दोनों कहाँ है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। अब बात करें हम, देखिए, पश्चिम एक, ये सब खनिज तेल के लिए जाना जाता है, और खनिज तेल के, ये पेट्रोलियम के कच्चे तेल को जो है, कच्चा तेल पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में कितना % पाया जाता है, तो ये इसके आप बात करेंगे जब, तो इसको देखेंगे आपकी 53 पॉइंट, यानी कि 53.49%। राउंड फिगर में आप इसको 54% भी लिख सकते हैं। 54% अकेले पश्चिम अपतटीय क्षेत्र से मिलता है। इसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, इसके क्या ऐसे 2 हिस्से हैं, एक है अलियाबेट बेसिन क्षेत्र और एक है बॉम्बे हाई। अलियाबेट बेसिन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये भावनगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में है, यानी कि गुजरात में है अलियाबेट। और बॉम्बे हाई तो आपको पता है कि मुंबई में है, और ये मुंबई से 176 के लगभग किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। लेकिन ये जो मुंबई हाई वाला है, ये जो है देश का विशालतम तेल उत्पादन क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। क्षेत्रफल की इसकी अगर हम बात करें तो 2500 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 25 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहले तो आप नहीं को राउंड कर दीजिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ इसमें कौन सही नहीं है, ढूंढना है। देखिए, खाद्य परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, एकदम सही है। आपने घरों में देखा होगा, अचार में को जो है लंबे समय तक रखने के लिए मम्मी लोग ये डालती हैं। ठीक है ना, अचार में सोडियम बेंजोएट डाला जाता है।
पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषधि, यानी कि मिर्गी में ये यूज़ होती है, किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उनको पोटेशियम ब्रोमाइड दी जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शांतिकारक औषधि। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। देखिए हाइड्रोजन से अगर हाथ से आप हेनरी जोड़ेंगे, यानी कि हाइड्रोजन हेनरी, तो हो सके हेनरी किसी और के नाम में भी लगा हो, तो आप इसको डिश से जोड़िए, यानी कि हाइड्रोजन बम क्या है, कोई डिश थोड़ी ना है, हाइड्रोजन बम कोई डिश नहीं है, इट इज़ नॉट डिश, हाइड्रोजन बम कोई डिश नहीं है, तो आपको डिश से क्या निकल आएगा, कैवेंडिश। ये देखिए यूरेनियम की खोज जे बर्जेलियस ने की, तो देखिए जे बर्जेलियस ने नहीं की थी यूरेनियम की, इन्होंने जो है खोज की थोरियम को आप जे बर्जेलियस किससे कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप इस तरीके से याद रखिए, देखिए थोरियम और बज या बजे, यानी कि थोरियम आप कितने बजे लेके आएंगे। अगर आपसे कोई थोरियम मंगा रहा है, जैसे घर वाले मान लीजिए आपसे सब्जी की जगह क्या मंगा रहा है कि आप थोरियम लेके आइए, और आपको कहा दिया जाए कि आप जो है 2 बजे तक थोरियम ले आइएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि 2 बजे तक थोरियम लेके आना पड़ेगा, तो बजे से आपका क्या हो जाएगा, बर्जेलियस। यूरेनियम की अगर हम बात करें कि यूरेनियम की खोज किसने की थी, तो इनका नाम है क्लेप्रोथ, इनका नाम क्या है, क्लेप्रोथ नाम है, इन्होंने इनकी खोज की थी और ये जर्मन के थी। तो आपको कैसे याद रखेंगे, देखिए क्ले होती है मिट्टी, क्ले माने मिट्टी, भी मिट्टी को कहा जाता है क्ले इंग्लिश में, तो यूरेनियम क्या होता है, मिट्टी में ही ना पाया जाता है, यूरेनियम क्ले यानी कि मिट्टी में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, आप मिट्टी में मत पढ़िए, इंग्लिश वाला पोर्शन पढ़िए कि क्ले में पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, क्ले में पाया जाता है। इस तरीके से चीज़ों को याद करिए, ये सब का वर्क आप अपने पेपर पे जरूर करते हुए चलिए। 99 क्वेश्चन देखते हैं, चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, नहीं को राउंड करिए, और इसमें आपका गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये दोनों ही इस पे नहीं स्थित है, तो स्थित कौन है, जवाहर सागर और गांधी सागर। चंबल घाटी से आप एक साथ याद कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। गाजर, आप चंबल घाटी में गाजर बो सकते हैं कि नहीं, आराम से बो सकते हैं, तो गा से आपका क्या हो जाएगा, गांधी सागर हो जाएगा, जा से जवाहर सागर, और रा से हो जाएगा राणा प्रताप सागर। ये तीनों किस पे है, ये तीनों की तीनों ही आपकी चंबल घाटी योजना पर है। देखिए चंबल की घाटी योजना के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, जवाहर सागर और गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर की अगर हम बात करें, दोनों राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर एमपी में है। एक गंगा सागर परियोजना भी ये चंबल घाटी पर ही है, गंगा सागर परियोजना। आप जहाँ गाजर याद करें हैं वहाँ गंगा सागर परियोजना भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों आप याद रखिएगा, गंगा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। कई तरीके से इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं। गोविंद सागर की अगर बात करें तो सतलज नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना की अगर हम बात करें तो देखिए रिहंद नदी पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहाँ है, रिहंद नदी पर है, और कहाँ एक जगह पड़ती है सोनभद्र में, पिपरी नामक स्थान पर ये है, और इसको यूपी का गौरव भी कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर को यूपी का गौरव भी कहा जाता है। इसमें भी कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है। कहाँ पर स्थित है, तो पिपरी सोनभद्र में स्थित है। और यूपी का गौरव किसे कहा जाता है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर को यूपी का गौरव कहा जाता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 935 मीटर इसकी लंबाई है, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 91 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसी पे जो है एक परियोजना है जिसको रिहंद परियोजना कहते हैं। रिहंद परियोजना आपको इजीली याद रहेगी क्योंकि रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर के नीचे 300 मीटर नीचे ही रिहंद परियोजना निकली हुई है। आज की क्लास यहीं रोक देते हैं।